नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ इन योग विषय में। 18 जून 2024 को हमारा एग्जाम हुआ था योग विषय का, उसमें पार्ट 6 करेंगे, जिसके अंतर्गत 51 से लेकर के 60 क्वेश्चन को करेंगे। यदि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज देखना चाहते हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आज तक जितने भी योग विषय में पीवाईक्यूज हुए हैं, क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सारे आपको एक बार में मिल सकते हैं। और यदि आप नेट जेआरएफ की सिस्टमेटिकली तैयारी करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट सिलेबस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 51 नंबर क्वेश्चन। यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार नाड़ियों की जो लोकेशन है उसको हमें बताना है। सबसे पहले प्रश्न है, चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से है? सामवेद से संबंधित है चूड़ामणि उपनिषद। इसमें कितनी नाड़ियां हैं? 10 नाड़ियां मुख्य है जिनका नाम हमें जानना है। 10 नाड़ियों का नाम मुख्य है प्रमुख का। वैसे 72,000 नाड़ियों की ही संख्या बताई जाती है। इसमें योग कौन सा है? षडांग योग है। ये छोटे छोटे प्रश्न कल को आएंगे, याद रखेंगे। षडांग योग, षडांग योग का मतलब यम नियम को निकाल दीजिए अष्टांग योग में से, बाकी 6 अंग जो बचते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 6 के 6 शेष अंग आसन से लेकर समाधि तक षडांग योग के हिस्सा माने जाते हैं। तो कितनी नाड़ियां टोटल? 10 नाड़ियां। 10 का आपको लोकेशन अच्छे से एक एक की पता होनी चाहिए। योग चूड़ामणि उपनिषद में आपको ये लिस्ट दी गई है। श्लोक आपको देखने को मिलता है, ईड़ा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिंगलास्था। ईड़ा बाएं साइड में रहती है, पिंगला दक्षिण भाग में, सुषुम्ना मध्य में। ये तो कॉमन है, हमें सबको पता ही है। गांधारी, जैसे हमने धृतराष्ट्र की पत्नी महाभारत में देखते हैं, गांधारी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, यानी कि गांधारी आंख से है, बाई आंख से। हस्तिजीवा दाई आंख से है, पूषा दाएं कान से है, यशस्विनी बाएं कान से, अलंबुषा ऐसे आनंद बोले तो मुख से है, कुहू लिंग देश में यानी जननंग से, शंखिनी को मूल स्थान से माना गया है, यानी कि एक तरह से एनएस के आसपास का स्थान माना गया है। तो ये आपको पूरा एक एक नाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, कल को ये प्रश्न आएगा। 18, 19, 20 ये 3 श्लोकों में वर्णन दिया गया है इसका। तो यहां पर गांधारी जो है कहां होनी चाहिए? आंख में आया था, आंख ऑप्शन है। परंतु आपने अभी देखा, पीछे बैक करके देखेंगे फिर से, चूड़ामणि वो बाई आंख में है। एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, बाई आंख होना चाहिए, यहां पर इन्होंने दाई आंख दे दिया। यशस्विनी है, यशस्विनी कान में है, वो भी बाएं कान में यानी लेफ्ट कान में है, ये भी गलत दिया हुआ है। परंतु एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हम एग्जाम में जब बैठे होते हैं तो हमें गलत और सही को छांटने की बजाय राइट उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पर यशस्विनी के लिए अगर देखा जाए तो कान में था, वो अलग बात है कि इन्होंने दायां दे दिया, बट है वो बायां कान में एक्चुअल में। इस प्रश्न के अनुसार हम यहां कान से मेजर कर सकते हैं। और बाकी को हम देखें, कुहू की बात करें तो कुहू कहां बताया गया था? जनन अंग यानी जेनाइटल ऑर्गन, लिंग देश में बताया गया था। अलंबुषा की बात करें तो ऐसे अलंबुषा, ऐसे आनन यानी मुख की बात की गई है। ए का 2 हो जाएगा, 2 की केवल और केवल बी ऑप्शन में है, और बी का 4 हो जाएगा, सी का 1, और डी जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो यहां पर आपको चूड़ामणि में चीजें बता दी, सामवेद, षडांग योग और 10 नाड़ियों के नाम सबके प्रमुख हो गए। आपने पीपीटी अच्छे से देखी है, स्लाइड को देख करके आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए इसमें। अब एक मेरा प्रश्न है आपसे कि योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने श्लोक हैं? ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका उत्तर होना चाहिए आपको पता। श्लोक कितने, ये आप कमेंट में नीचे लिख करके जरूर बताएंगे। नहीं पता है तो आप अपनी पुस्तक को खोलिए, उसमें से एक एक श्लोक की संख्या गिनिए और तब बताइए। क्योंकि इस तरीके से जब आप खुद चेक करते हैं किसी चीज को, तो आप एक चीज को चेक करने निकलते हैं, आपको 10 चीजें एक्स्ट्रा पता लगती है सेल्फ स्टडी से। इसलिए सेल्फ स्टडी का महत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टडी का महत्व है सेल्फ स्टडी का महत्व। तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर जोर देना है यदि आप अपना नेट या जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन हुआ 2 राइट। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताए गए हैं, इंटेस्टाइन के। सबसे पहले आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स का पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? डीजे, डीजे बजता है विवाह शादियों में, डीजे और आई। डी का मतलब होता है ड्योडिनम, ड्योडिनम। जे का मतलब होता है जैजूनम, जैजूनम। आई बने तो इलियम, ये होता है। यहां पर आपके 3 अंग है, पहला अंग ड्योडिनम होता है, दूसरा जैजूनम होता है, तीसरा इलियम होता है। तो अब आपको देख करके हिसाब लगाना है कि ड्योडिनम कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जैजूनम भी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, और इलियम भी दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका उत्तर जो है ए सी डी, ये तीनों ठीक है। परंतु यहां पर विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको 3 में से बस कूट के हिसाब से उत्तर देना है। ए के साथ में बी नहीं है, यानी कि अब देखो यहां पर क्या क्या उत्तर नहीं हो सकता। जहां पर बी है और ई है, ये क्या है? लार्ज इंस्टेंट की पार्ट है।
सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, कोलन भी लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते होते हैं। तो बी और ई उत्तर नहीं होते, बी जहां पर वो कट हो जाए, बी यहां पर कट हो गया, ई यहां पर ये कट हो गया, और ये बी यहां पर भी कट हो गया, तो आपका उत्तर क्या बचा है, ओनली सी डी। यानी कि आपको केवल और केवल सी और डी, ड्यूडिनम ऑप्शन में नहीं है, कूट में नहीं दे रखा, इसलिए ड्यूडिनम नहीं हुआ। अदरवाइज आपका प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बच्चों ने बार बार क्लेम करते हैं कि सर ये प्रश्न गलत है। जब क्वेश्चन एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने कहा कि ये क्वेश्चन गलत था, जबकि इसमें कोई गलती नहीं है। आपको ध्यान देना होगी कूट क्या मांगा गया आपसे, ऑप्शन सही है नो डाउट, बट कूट क्या मांगा गया ये पता होना चाहिए। तो यहां पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, ड्यूडिनम जो है कहां से निकलता है, स्टमक के जस्ट पास में जुड़ा होता है ड्यूडिनम, जिसमें पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, वहां से जुड़ा होता है। पाइलोरिक स्पिंक्टर से जस्ट पास में ड्यूडिनम जुड़ा होता है। ड्यूडिनम में ही पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से निकलने वाला हिपैटिक बाइल जो होता है वो निकल करके आकर के छोटी आंत में ड्यूडिनम जो है उसके अंदर जाके गिरता है। वहां पर उसका नाम क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर वहां पर गिरता है। ये छोटी सी बारीक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, माइक्रो जो विल्लाइज होते हैं, विल्लाई पाए जाते हैं छोटी आंत में, जो अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। यानी छोटी आंत का कार्य क्या है, अब्जॉर्ब करना, फूड जो है उसको अब्जॉर्ब करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अब्जॉर्ब करना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, शिव संहिता के अनुसार कौन सी नाड़ी है जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है, यानी कि सारी की सारी अज्ञानताओं का नाश हो जाता है, ऐसा कौन सी नाड़ी है। तो इनके अनुसार जो है चित्रा नाड़ी कही जाती है। एक बार हम स्लाइड्स को देखेंगे। शिव संहिता के अनुसार, शिव संहिता में नाड़ियों की टोटल संख्या 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, जिसमें से 14 प्रधान नाड़ियां बोली गई यानी मुख्य हैं। उनमें से 3 मुख्य हैं, 3 ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा चंद्रमा का प्रतीक है, पिंगला सूर्य का प्रतीक है, और सुषुम्ना अग्नि का प्रतीक बताया गया है। इसमें से सुषुम्ना जो है वो अति विशिष्ट मानी गई यानी श्रेष्ठ मानी गई है। सुषुम्ना को योगी वल्लभा यानी कि योगियों की वो प्रिय नाड़ी है, सा योगी वल्लभा ऐसा बोला गया 16 नंबर श्लोक में। और ये अन्य नाड़ियों का सहारा है, यानी अन्य नाड़ियों को भी एक सहारा देती है। जैसे स्पाइनल कोड है वहां से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, सेम ऐसी सुषुम्ना कहते हैं अन्य नाड़ियों को सपोर्ट प्रदान करती है। टोटल मिलाकर के 14 नाड़ियां शिव संहिता में मुख्य मानी गई है। सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला, गांधारी, हस्तिजीवा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदरी और शशमी। 14 नाड़ियों का कॉन्सेप्ट हठ रत्नावली में भी है, वशिष्ठ संहिता में भी है और शिव संहिता में भी है। वशिष्ठ और शिव संहिता में 14 नाड़ियों का एक एक नाम जो है सेम है। जस्ट हठ रत्नावली है जिसमें हंसिनी शब्द दिया गया है पयस्विनी की जगह। ये पयस्विनी जो है हठ रत्नावली में जाकर के हंसिनी हो जाता है, बाकी सारे नेम सेम है। तो आपसे कल को पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे है से हठ रत्नावली और है से हंसिनी ये एक ही टेक्स्ट में है, और पयस्विनी जो है हमारी शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता यहां पर मिलती है। तो 14 नाड़ियां 3 ग्रंथों में मिली, हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता। इसमें से आगे अगर देखें तो कहते हैं कि जो चित्रा नाड़ी है वो सुषुम्ना के अंदर है, उसको मम वल्लभा यानी भगवान शिव कहते हैं मेरी प्रिय है, मम वल्लभा। और ये 5 वर्णों से उज्ज्वल है, प्रकाशित है, सुषुम्ना के मध्य में रहती है, देह की उपाधि स्वरूप है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। इसके ध्यान मात्र से अमृत आनंद की प्राप्ति होती है, पाप नाश हो जाते हैं, यानी अज्ञानता का नाश होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की। तो याद रखना 14 नाड़ी प्लस 1 जो है मिलकर के चित्रा होता है, चित्रा नाड़ी प्लस 1 15 नाड़ी हो गई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है बी राइट होगा। चित्रा नाड़ी जो है 14 प्लस 1 यानी 15 नाड़ियां हो गई टोटल, ठीक है, चित्रा को मिलाकर के। ऐसा प्रश्न होना चाहिए आपका कल को आए। अलग बातें पूछ सकता है जैसे पंचवर्ण से उज्जवल, ये पूछा जा सकता है आपसे कल को। देह की उपाधि स्वरूप पूछा, देह उपाधि, देह से उपाधि स्वरूप कौन है। ध्यान मात्र से पापनाश, आज ज्ञान की बात कर ली, कल को पापनाश की बात कर सकता है, या कह देगा सुषुम्ना के अंदर इनमें से कौन से। तो चित्रा सुषुम्ना के अंदर बताई गई है, सुषुम्ना के अंदर। या कल को ये पूछ लेगा बताओ 14 नाड़ियों के अंदर कौन सी नहीं है, तो चित्रा 14 में नहीं गिनी जाती, उसके अलावा एक अलग बताई गई है जो मम वल्लभा, मम वल्लभा यानी भगवान शिव की प्रिय बताई गई है। भगवान शिव कहने वाले वो कहते हैं मेरी प्रिय, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यहां पर पूछा गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो यह प्रश्न जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कोई भी उत्तर दे सकते हैं, परंतु आपको रेफरेंस की जरूरत होती है। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर जब देते हैं तो आपको रेफरेंस चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम इस प्रश्न के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अनुसार स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन का
सिक्रेशन और ओवुलेशन दोनों ही हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कोई विद्यार्थी क्लेम करे कि सर केवल ओवुलेशन है या टेस्टोस्टेरोन है। हमें ये रेफरेंस के साथ बात करनी चाहिए। ये क्वेश्चन अपने आप में कहीं ना कहीं रॉन्ग है, क्लेमेबल था। ठीक है, हालांकि हमारा पेपर कैंसिल हो गया तो क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, बट क्योंकि हमें फ्यूचर की तैयारी करनी है इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो हमें इसको तो एटलीस्ट अच्छे से देखना आना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं रेफरेंस। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक रेफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, रोज एंड विल्सन की बहुत फेमस बुक है, और इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई चीज ज्यादा प्रमाणिक हो सकती है। तो 11th एडिशन है, वहां से आपके सामने ये रेफरेंस दिया है। तो आप चाहें तो वहां देख सकते हैं, बुक में टेबल दी गई 9.2 टेबल सर्च करेंगे आपको सामने आ जाएगा। यहां पर सभी हार्मोन्स के बारे में बताया गया, जिनमें से एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी बताया गया है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय टेस्टिस, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। यानी यहां पर हमें देखने को मिला टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस है वहां से टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन को बढ़ाता है। एक तो इसके हिसाब से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ठीक होता है। दूसरा रेफरेंस है हमारे जो कैवल्य धाम की प्रमाणिक पुस्तक है, जो योग में काफी मान्यता है जिसकी एग्जाम में, उसमें भी दिया गया है पेज नंबर 128 पर। यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में अगर हम पढ़े तो यहां पर जब आप देखते हैं तो ये इट ट्रिगर्स ओवुलेशन, इन्होंने ओवुलेशन बता दिया, ओवेरी टू डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम वो भी बता दिया, सीक्रेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो भी बता दिया, और ये भी कहते हैं स्टिमुलेट टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। यानी दोनों ही काम कर रहा है, ठीक है, ओवुलेशन भी कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और टेस्टोस्टेरोन भी कर रहा है, और दोनों ही पुस्तकें प्रमाणिक अपने आप में गलत नहीं है। तो यानी कि हम इस बेस पर कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। शायद एग्जामिनर को ये कूट के साथ में पूछना चाहिए था, कूट के साथ में कि ए या बी दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें हालांकि पूछा नहीं गया एग्जामिनर के द्वारा कूट के रूप में, ये सिंपल डायरेक्ट पूछा गया। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर ए एंड डी दोनों ही राइट हैं, दोनों गड़बड़ नहीं है। और चाहें तो एस्ट्रोजन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पुस्तकों में एस्ट्रोजन भी मेंशन है, बट अगर फिर भी एक ही चूज करें तो ओवुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है। परंतु ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्लेमेबल होते हैं, क्योंकि हमें रेफरेंस मिल गया, बुक में रेफरेंस मिल गया, तो उस हिसाब से क्लेमेबल है। ये कैंसिल होना चाहिए था क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। यहां पर पूछा गया है प्रश्नोपनिषद के अनुसार तीसरा प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया है। तो प्रश्नोपनिषद में आश्वलायन ऋषि हैं जो प्रश्न नंबर तीसरा पूछते हैं, ओंकार से संबंधित। तो यहां पर प्रश्न उपनिषद को अगर देखें, प्रश्न उपनिषद को, प्रश्न उपनिषद जो है हमारे अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद से, अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा। पिप्पलाद शाखा का नाम इसलिए पिप्पलाद रखा क्योंकि उसके मुख्य ऋषि जो पिप्पलाद है। पिप्पलाद ऋषि के पास में ये सारे ऋषि जाते हैं, जो कितने ऋषि हैं, 6 ऋषि हैं। पिप्पलाद ऋषि गुरु की भूमिका में, बाकी 6 शिष्य की भूमिका में है। तो वहां पर जाकर कहते हैं भगवान हमें ज्ञान चाहिए। तो ये 6 प्रश्न पूछते हैं क्रमानुसार। कबंदी पहला प्रश्न पूछते हैं जिसमें है प्रजा कैसे उत्पन्न होती है, यानी प्राण और रई के संयोग से प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा बताया। भार्गव ने पूछा कि कुल देवता कितने हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो प्राण सबसे श्रेष्ठ देवता निकला था। आशुलायन ने पूछा प्राण किससे उत्पन्न होता है, ये तीसरा प्रश्न था। तो इसको याद रखने जैसे 3 ऐसे रखते हैं हम ऊ की तरह, और इससे ए बनता होता है, तो आशुलायन का तीसरा प्रश्न है। सौर्यायनी चौथा प्रश्न पूछते हैं शरीर में सोता कौन है, जागता कौन है। सत्यकाम कहते हैं कि सत्य कौन है, यानी ओंकार ही सत्य है, ब्रह्म, हम ओंकार को ही ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म ही सत्य है। तो ओंकार के बारे में पूछा कि ओंकार का जो ध्यान करेगा वो किस लोक को जीतेगा। सुकेशा का छठा प्रश्न था 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, 16 कलाओं वाला पुरुष कहां रहता है, ऐसा प्रश्न सुकेशा का था। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं इस उपनिषद में। इस उपनिषद की खासियत है कि इसमें 72 करोड़ नाड़ियों के बारे में चर्चा है, 72 करोड़ नाड़ियों के ऊपर चर्चा देखने को मिलती है प्रश्नोपनिषद में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपको पता होना चाहिए प्रश्न उपनिषद के अंदर बातें कैसे की गई हैं, सिस्टमेटिकली आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न किसने पूछा था, कबंदी ने। तो कबंदी ने प्रश्न पूछा प्राण और रई से कहते संसार की उत्पत्ति हुई, ठीक है, यही पूछा था प्राण और रई क्या है, उनसे उत्पत्ति हुई। तो प्राण को क्या कहा गया था, सूर्य, रई को चंद्रमा कहा गया था। ऐसे सूर्य इस रूप में देखे प्राण को, तो इसको शुक्ल पक्ष का दर्जा प्राप्त था, शुक्ल क्योंकि दिन में आता है सूर्य, रात्रि में चंद्रमा आता है, इसको कृष्ण पक्ष का दर्जा दिया गया, कृष्ण पक्ष का। दिन रात के हिसाब से प्राण को दिन कहा गया, रई को रात कहा गया। और उत्तरायण दक्षिणायन के हिसाब से सूर्य में ऊ की मात्रा है तो उत्तरायण बोला, उत्तरायण। और चंद्रमा यानी रई जो है उसमें दक्षिणायन शब्द आया, दक्षिणायन। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्राण को वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर अग्नि यानी कि ऊर्जा के रूप में माना गया था।
और बाकी मूर्त या अमूर्त यानी कि जो शेप में है या अनशेप्ड है, जैसे वायु कोई शेप नहीं है, पानी की कोई शेप नहीं है, पत्थर की कोई ना कोई शेप होती है, ईंट की शेप है, तो चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, सब पदार्थों के रूप में रही जाना गया था और उसमें जो ऊर्जा है यानी वैश्वानर अग्नि प्राण के रूप में जाना गया था। तो ये छोटी छोटी बारीकियां आपको पता हो, कल को ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। यहां पर आपसे पूछा गया है कि एनर्जी कंजप्शन जो होता है उसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, बढ़ते क्रम में। तो हमें पता है कि सबसे कम ऊर्जा जो है हमेशा कॉर्पोरेट ऑफिसर, जो व्यवसाय में काम कर रहा है ऑफिसर होगा, मतलब कॉर्पोरेट जगत में वो सबसे कम एनर्जी वेस्ट करता है, बिल्कुल कम। तो बी अपना सबसे पहले होना चाहिए कम ऊर्जा करने वाला, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिसर। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो बी जो है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, अगर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो दिख नहीं पाएगा। तो बी जो है सबसे पहले होना ही चाहिए सबसे कम में। उसके बाद में अगर देखें बी के बाद में, तो लेबर मजदूर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। मजदूर 24 घंटे लगा रहता है पत्थर तोड़ने में या कुछ ना कुछ कार्य करने में। किसान जो होता है उसके बजाय किसान 24 घंटे नहीं लगा रहता है, किसान के काम ऊपर नीचे होते रहते हैं। हालांकि किसान की भी ऊर्जा ज्यादा होती है बट मजदूर से कहीं ना कम, क्योंकि मजदूर किसान के खेत में काम करता है, तो किसान कहीं ना कहीं कम करेगा। तो किसान सी पहले होना चाहिए, तो सी पहले ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए में है, जहां पर बी सबसे पहले है। और डी फिर टेलर, टेलर भी एक जगह पर खड़े होकर केवल हाथ से या फिर पैरों से मशीन चलाता है केवल, या हाथ से कैंची आदि कार्य करता है, तो टेलर का कम होगा। और फिर सी किसान, और फिर लेबर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होना चाहिए। यदि आप प्रश्न में इसमें देखेंगे तो बी डी सी ए, बी सबसे पहले ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए में है और कहीं है ही नहीं। इस प्रकार से अपना ऊर्जा के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। यहां पर सिर दर्द से निवारण हेतु कौन सी योग क्रियाएं सर्वाधिक उपयोगी है? तो ऐसे प्रश्नों को कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हैं, जैसे नाड़ी शोधन बेस्ट रहता है हमेशा ही, भ्रामरी प्राणायाम भी ब्रेन को रिलैक्स करता है, पवन मुक्त आसन के भाग वन वाले जो है आपके गर्दन आदि के सूक्ष्म व्यायाम है जो आपके कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन, जो बीपी हाई या लो होता है तो उसको मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं बीपी को मैनेज करते हैं। तो ए बी ई आपका उत्तर होना ही चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है हमें करेक्ट लग रहा है। तो अभी हम एक बार बुक को देखते हैं जिससे यह प्रश्न आया है। BSY बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा प्रकाशित है रोग और योग। उस पुस्तक में रोग और योग, वहां पर सिर दर्द के बारे में बताया गया और 21 नंबर पेज है वहां पर मेंशन किया गया, उसको पढ़ते हैं पहले। तो यहां पर रोग और योग है हिंदी वर्जन, दोनों में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का आपके सामने स्क्रीनशॉट रख दिया है। तो ये सिर दर्द के बारे में है। तो यहां पर आपके सामने सारी प्रैक्टिस है। पवन मुक्तासन भाग 1 करें, सूर्य नमस्कार करें, शक्तिवंत शशांकासन करें, ठीक है, प्रणाम आसन करें, ये सारी चीजें बता रखी है। यहाँ पर भस्त्रिका भी किया जाता है, हल्का भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। हिंदी में आपने देखा शशांकासन लिखा हुआ है, इंग्लिश में जब इसी पेज को देखते हैं आप सिर दर्द से रिलेटेड, तो वहां पर पवन मुक्तासन भाग 1 दे रखा है, सूर्य नमस्कार दे रखा है, आपको भस्त्रिका भी दे रखा है माइल्ड, नाड़ी शोधन दे रखा है, भ्रामरी दे रखा है, शंख प्रक्षालन दे रखा है लघु वाला, और आपको यहां पर नेति भी दे रखा है, कुंजल दे रखा है और शंख प्रक्षालन पूरा भी दे रखा है। परंतु इंग्लिश में आपको शशांक आसन नहीं दे रखा इंग्लिश वर्जन में। तो यानी कि ये शशांक आसन जो डाउटफुल है, एग्जामिनर ने उससे केवल और केवल इंग्लिश वर्जन को देख करके एक क्वेश्चन बनाया है, हिंदी वर्जन को ध्यान नहीं दिया। तो हिंदी में तो शशांक आसन लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है डाउटफुल हो गया अपने आप में। तो इस प्रकार प्रश्न की बात करें तो यहां पर ए बी ई बिल्कुल राइट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के, जहां पर हिंदी देखिए इंग्लिश देखिए। परंतु अगर आप हिंदी को भी इंक्लूड करते तो कहीं ना कहीं आपका शशांकासन भी दिखाई देता है, जिस कारण से इस प्रश्न का उत्तर ए बी डी, या यूं कहें कि बी डी ई, ये भी हो सकता है। ये अगर कूट में है तो बी डी ई, ऑप्शन नंबर बी भी राइट होता है और सी भी है। परंतु ध्यान रखना है एग्जामिनर हमेशा मेंशन करता है कि इंग्लिश के अनुसार हम सही मानेंगे, फिर भी आपका ये क्वेश्चन क्लेमेबल है क्योंकि बुक में तो मेंशन है ना, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, और बुक भी प्रमाणिक है, हमने तो बुक से पढ़ा है। एक विद्यार्थी कहां से पढ़ के जाएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों यहीं से पढ़ेगा। तो आपका ये प्रश्न क्लेम करने योग्य था, यानी कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं डाउटफुल है, शशांकासन इसमें नहीं दिया गया तो डाउटफुल है। आप इसमें ऑप्शन नंबर बी भी क्लेम कर सकते हैं और सी भी, दोनों ही राइट उत्तर होंगे आपके। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार पंच समिति का क्रम क्या है? 5 समितियां। तो जैन दर्शन महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है, उनसे संबंधित तीर्थंकर,
यहां पर तीर्थंकर शब्द अपने आप में आ गया, तो तीर्थंकर 24 है, तो पहले तीर्थंकर कौन है, ये प्रश्न बन जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी को कहा जाता है, ऋषभ देव जी महाराज को कहा जाता है। तो 5 समिति, जैन दर्शन की फिलोसफी को आप देखें तो उनके पास में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, त्रिरत्न। त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 जो है मोक्ष मार्ग बताए गए, मोक्ष मार्ग। और इन्हीं को हम त्रिरत्न बोलते हैं, त्रिरत्न, इन्हीं को त्रिरत्न बोलते हैं। किनका, किनका, जैनों का। यानी जैनिज्म में त्रिरत्न का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इस प्रकार सम्यक चरित्र का पालन करने हेतु इन्होंने कुछ चीजें बताई है। 5 समितियों का पालन, 3 गुप्तियां, 10 धर्मों का पालन, जीव जीव का चिंतन, परिशह यानी द्वंद्व को सहन करना, और 5 महाव्रत, ये चीजें बताई है। समितियों की बात करें तो प्रथम जो है ईरिया समिति, दूसरी भाषा समिति, तीसरी एषणा समिति, चौथी आदान निक्षेपण समिति और 5वीं उत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां हो गई। तो 5 समितियों को हमने देखा है जो सम्यक चरित्र हेतु आवश्यक है। ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति और आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण मतलब उठाना रखना आदि, और उत्सर्ग मल आदि त्याग करना। ठीक है, ये 5 सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है। ईरिया को इन्होंने डी कहा, भाषा को ए कहा, एषणा को सी कहा, उत्सर्ग को ई कहा है और आदान निक्षेपण को बी कहा है। तो डी ए सी बी जहां भी उत्तर होगा वो आपका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में जैनिज्म में कुछ सिद्धांत है, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक स्यादवाद है, इनका स्यादवाद का सिद्धांत है। एक सप्तभंगी नय है, सप्तभंगी नय बोला गया है। इनके पास एक शब्द है पुद्गल, जो पेपर 1 में अक्सर पूछा था कि पुद्गल बताओ किस दर्शन जुड़ा है। पुद्गल भी इसमें जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। यहां पर आपसे योग सूत्र के अनुसार प्रश्न पूछा गया है, ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम क्या है। तो योग सूत्र में अगर आप देखेंगे तो प्रथम पाद जिसको समाधि पाद कहते हैं, उसमें लगभग 23वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये जो वृत्तियां आदि है उनको नाश कर सकते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्तर निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान अवच्छेदात तस्य वाचकः प्रणव, ये ईश्वर का नाम हो गया। फिर जो है 29वां सूत्र है, 23 से लेकर 29th में ये डिस्कस करते हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो, प्रत्यक चेतना का अधिगम, अपि अंतराय अभावश्च, अंतराय, अंतराय का अभाव, अंतराएं जो आएंगी उनका अभाव हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं, बी और डी आपका राइट उत्तर होगा। तमगुण आदि पर चर्चा नहीं है, अविद्या आदि का हो सकता है, गुणों का अभाव हो सकता है, परंतु उसमें नहीं कहा इन्होंने, केवल 29 सूत्र को एज इट इज हिंदी में हमसे पूछा है। बी डी आपका राइट उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सूत्र कौन सा है, कौन सा सूत्र हमने कहा, प्रथम का 29, उसको इन्होंने हिंदी में पूछ लिया जस्ट आपसे, थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए। और अंतराएं आगे फिर बताते हैं, 1/30 में अंतराएं डिस्कस करेंगे। कितनी बताते हैं, जो चित्त विक्षेप करती है 9 और उनके सहब हुए आते हैं वो 5 बताते हैं 31 में। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है किसमें कितने सूत्र हैं। जैसे प्रथम पाद है उसमें कितने हैं, 51 सूत्र है, दूसरे में 55 है, तीसरे में भी 55 कहे जाते हैं, चौथे में 34। इस प्रकार से 195 होते हैं सूत्र संख्या। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, महिलाओं के मूत्र मार्ग विकारों के निवारण हेतु उपयुक्त योगाभ्यास क्या है। फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, तो फीमेल के लिए मूत्र विकारों में पूछा है, तो आप ये कॉमन सेंस के आधार पर उत्तर देने की सोचें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपको टू द पॉइंट BSY बिहार स्कूल ऑफ योगा जो बुक है उसमें दिया गया है, रोग और योग नामक पुस्तक में, वही चीजें आपको उत्तर में देनी है, इसके अलावा और कोई भी उत्तर नहीं हो सकता इस प्रश्न का। तो यहां पर आपको सारी चीजें बताई गई। ये पुस्तक है 212 नंबर पेज है रोग और योग का, उसमें यूरिनरी डिसऑर्डर से रिलेटेड चीजें बताई गई है, सारी चीजें यहां बताई गई। व्याघ्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, अर्धपदम पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्धपदम हलासन आदि, वातायनासन, द्विपाद और कंद्रासन, सिद्ध योनि आसन। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, वातायन आसन यहां दिया गया है, यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। वातायन आसन यही ऑप्शन में दिया गया, यही है। बाकी उसमें देखें तो नाड़ी शोधन, भस्त्रिका आदि बंद बताए गए हैं, जालंधर बंद, बहिर्कुंभक, उद्यान बंद, सूर्य भेदी प्राणायाम आदि को डिस्कस किया है। विपरीत करनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, सहजोली मुद्रा, मूल बंद, महामुद्रा, महाबंद मुद्रा, ये भी बताई गई है।
कल को आपका प्रश्न बन सकता है, तो उसके लिए आप जरूर रेडी रहें। अभी के लिए आपका जो है इस प्रश्न में वातायन आसन ये शब्द है, तो यहां पर फीमेल जो यूरिनरी डिसऑर्डर है उसमें वातायन आसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। बाकी आसन वहां पर मेंशन नहीं है, हो सकता है इनसे ठीक होता हो, बट क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है तो आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली राइट होगा यहां पर। इसी के साथ में हमारा पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 60 क्वेश्चन किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके सामने वो वीडियो सबसे पहले आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। इसी के साथ में यदि आप सिस्टमेटिकली नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से अपना कोई भी कोर्स परचेज करके आप अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।